नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कौशल और आप देख रहे हैं केके रिसर्च स्टूडियो। अ, सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ। काफ़ी दिन हो गए, लगभग 2 महीने से ऊपर हो गया। मुझे मतलब लास्ट वीडियो अपलोड किए हुए यूट्यूब पे। कारण कारण ये है जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है कि इन 2 महीनों में, इन 2 ढाई महीनों में जब मैं यूट्यूब पर नहीं था, अ, actually I was doing a lot of research. विश्वास मानिए, Twitter has really become a good source to know the viewpoints of uh, you know thousands and thousands of people around in the world. तो आज के डेट में यदि सही में आपको न्यूज़ जानना है, सही में आपको न्यूज़ देखना है, समझना है, तो ट्विटर रियली हैज़ बिकम अ ग्रेट सोर्स ऑफ फाइंडिंग एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट। क्योंकि लोग आ रहे हैं, लोग अपनी समस्याओं को रख रहे हैं इंडिविजुअल लेवल पे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सरकार की का न्यूज़ देखिए आप या कॉरपोरेट्स के न्यूज़ देखिए। न्यूज़ न्यूज़ जो है ना, जो समाचार है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो हम और आप जैसे बंदे जो जो समाज का एक हिस्सा है, जो एक मतलब इंडिविजुअल है, छोटे-छोटे इंडिविजुअल्स हैं पूरे संसार भर में, यही लोग न्यूज़ बनाते हैं और यही लोग रिसर्च में भी हैं, यही लोग किसी ओपिनियन से दो मत रखते हैं या अपना ओपिनियन रखते हैं या कुछ फाइंड आउट करके बताते हैं लोगों को, है ना? और इसी से एक्चुअली संसार चल भी रहा है, देखा जाए तो, है ना? तो इसीलिए मैं पिछले कई दिनों से, जैसे मैं आप लोगों से बोल रहा था कि ट्विटर हैज़ रियली बिकम अ ग्रेट सोर्स ऑफ फाइंडिंग थिंग्स, फाइंडिंग रियल ट्रुथ। मैनिपुलेशन वगैरह छोड़ दिया जाए तो मैनिपुलेशन वगैरह को पार करते हुए क्या आप देखना चाहते हो, क्या आप देख सकते हो, इट्स रियली रिवीलिंग। you know Twitter has really become a revealing source for me, not just for me, for the whole world. For example, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे छोटा सा एग्जांपल क्या है, डच में फार्मर्स का विद्रोह चल रहा था। उनके लैंड्स वगैरह को कैप्चर करने की बात हो रही थी। बहुत बड़े लेवल पर विद्रोह हुआ। लेकिन आपको आपके मेन लाइन जो न्यूज़ मीडिया है उसमें आपने कभी भी ऐसे-ऐसे समाचारों के बारे में सुना भी नहीं होगा। फ्रांस में इतना बड़ा जोरदार मैक्रोन के खिलाफ लोगों ने विद्रोह किया है, अभी भी चल रहा है ना? डच वाला फार्मर्स वाला जो चल रहा है वो भी अभी चल रहा है। तो इतने सारे मतलब हो रहे हैं, विद्रोह हो रहा है, ब्राज़ील में हो रहा है ना? तो इतने सारे हो रहे हैं, लेकिन आपको मेन लाइन न्यूज़ मीडिया में आपको ये सब कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो नैरेटिव पास करना चाहती है गवर्नमेंट, यूनाइटेड नेशंस या डब्ल्यूएचओ या फिर जितने भी बड़े-बड़े पोजीशंस पे बैठे हुए लोग हैं, जो समाज को नहीं चाहते हैं ये जनवाना कि भाई और भी कुछ है। There are so many things are going on. People are fighting for their own freedoms. People are fighting for their own rights. कॉन्स्टिट्यूशनल राइट छोड़िए, मानवता का जो अधिकार होता है उसको भी हनन किया जा रहा है। तो उसके ऊपर जो लड़ाई चल रही है, ये सब जो है सरकार या जो जो बड़े-बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने नैरेटिव्स में आपको नहीं दिखाना चाहते हैं। ठीक है? इसीलिए आप यदि मेन लाइन न्यूज़ मीडिया से अभी भी जुड़े हुए हैं, जैसे आज तक हुआ, आर भारत हुआ, न्यूज़ नेशन हुआ, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ दीज़ पपेट न्यूज़ मेकर्स। पपेट न्यूज़ मेकर्स में क्यों बोलना चाहूँगा, क्योंकि पपेट ही है वो लोग। उनका एजेंडा ऊपर से आता है, पैसा खाते हैं और उसी के हिसाब से बोलते हैं और उसी के हिसाब से, चाहे वो सुनील चौधरी हो या फिर कौन क्या जो भी नाम है, बकवास नाम सब है। ठीक है, तो उन सब चीज़ों के बारे में सोचने का भी नहीं है। आपको सही में जानना है कि क्या हो रहा है, रियली यू वांट टू इन्वेस्टिगेट योरसेल्फ, तो ट्विटर पे जाइए। ट्विटर पे हज़ारों लाखों लोग हैं। ऑब्वियसली अंटिल द पॉइंट कि ये ट्विटर भी जो है, जैसा अभी कुछ दिनों पहले तक सेंसरशिप चल रहा था, आपको पता ही है, सेंसरशिप चल रहा था। कोई भी बंदा कोविड के खिलाफ, कोविड वाले जो नैरेटिव्स हैं इनके, वैक्सीन का जो नैरेटिव्स है उनके खिलाफ कोई भी कुछ भी बोले, चाहे वो साइंटिस्ट क्यों ना हो, पक्का हुआ साइंटिस्ट क्यों ना हो, 30 इयर्स 40 इयर्स रिसर्च वाला बंदा भी क्यों ना हो, डॉक्टर्स मतलब बड़े-बड़े डॉक्टर्स क्यों ना हो, कोई भी हो, यदि अगेंस्ट में बोल रहा है तो बस उसको सेंसरशिप या शैडो बैनिंग कर दिया जाता था। तो अभी फ़िलहाल तो ऐसा नहीं है,
ट्विटर में अभी ऐसा नहीं चल रहा है, लेकिन बहुत सारी सरकारें, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स की हो, चाहे वो चाइना का तो ऑलरेडी है, इंडिया का हो, चाहे कहीं का भी हो, है ना, हर जगह पे सेंसरशिप के लिए नए नए एक्ट्स लेके आ रहे हैं, कानून में बदलाव लेके आ रहे हैं लोग, है ना। सरकार जो है, सरकार और कॉर्पोरेट्स मिलके जो है, कॉर्पोरेट्स, जैसे मैं कॉर्पोरेट्स बोलता हूँ ना, उसमें हर कॉर्पोरेट के हर सीईओ इन्वॉल्व नहीं है। It's just like, they are also slave to somebody else. Now those somebody else, जो एक 1% का जो 1% लोग हैं, वही लोग हैं जो इन पूरे कॉर्पोरेट्स के ऊपर भी कब्जा करके रखे हुए हैं। ये बात अब जग जाहिर है, ये सबको पता है। अब यदि नहीं पता है आपको तो मैं क्या बोलूँ, आई कांट से एनीथिंग। लेकिन इतना समझ लीजिए कि 1% ऑफ 1% जो एकदम चाम है, मतलब वैसे वाले लोग जो हैं, इन सारे कॉर्पोरेट्स के मैक्सिमम शेयर्स के अधिकृत हैं, मतलब ओनर्स हैं, ठीक है। उनके अधिकार क्षेत्र में है, तो वो जैसा नैरेटिव रखते हैं, वैसे ही नैरेटिव्स इन लोगों को भी फॉलो करने पड़ते हैं। वो जैसा पॉलिसीज में चेंजेस लेके आते हैं, उसी हिसाब से सरकारें या कॉर्पोरेट्स भी अपने पॉलिसीज में चेंज लेके आती है। चाहे वो एम्प्लॉय का हायरिंग का प्रोसेस हो, चाहे वो क्या बोलते हैं उसको, जो कंपोजिशन होना चाहिए, या जो जो सोशल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, एससीआर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, या किसी भी तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, पॉलिसीज़ हैं, जो भी चेंजेस आप देख रहे हो, वो वहाँ से गाइड होता है। उस टॉप पे बैठे हुए कुछ लोग जो हैं, वो गाइड करते हैं, है ना। नहीं तो अरे आप ही बताइए ना, कहाँ से बिल गेट्स जैसे आदमी को मतलब एक्सेस मिल जाएगा सीधे आरबीआई के चीफ से बात करने का। अरे हमारे यहाँ के मुकेश अंबानी को मिलता नहीं है, अनिल अंबानी लोगों को नहीं मिलता है इन लोगों से बात करने का मौका। हाँ, डायरेक्ट 1 to 1 मीटिंग करने का मौका नहीं मिलता है। और बिल गेट्स जो बाहर से आता है, उन लोगों को मौका मिल जाता है। आश्चर्य। क्या, ठीक है। तो ये एक बड़ी बात है। दिस इज रियली वेरी यू नो डेंजरस, आई वुड से, क्योंकि यदि ये हमारी पॉलिसीज को प्रभावित करते हैं, तो एक एक बच्चा, एक एक इंसान, एक एक औरत जो इंडिया में है, उनके उनको इफेक्ट गिरेगा। और किस तरह का इफेक्ट गिरेगा, चाहे वो फूड सिक्योरिटी से मामला जुड़ा हुआ हो, चाहे वो क्लाइमेट एक्शंस के नाम पे जो मामला जुड़ा हुआ हो, चाहे वो लॉकडाउन्स के मामले के साथ जुड़ा हुआ हो, चाहे वो सीबीडीसी जैसे फाइनेंशियल फ्रीडम के खतरे की बात हो, चाहे वो वैक्सीनेशन जैसे खतरे की बात हो। क्योंकि आज तक, अभी तक, मतलब इसको मैंडेटरी नहीं किया गया है ना। आज तक आपको जबरदस्ती करने की कोशिश, हाँ, बहुत जगहों पे हुई है, लेकिन वो इलीगल था। जब तक ये लॉफुल नहीं था, तब तक हम लोग इसके खिलाफ लड़ सकते हैं। द मोमेंट इट बिकम्स लॉ, यू कैन नॉट, राइट। जैसे अभी हेल्थ एक्ट आ रहा है ना। वो हेल्थ एक्ट भी इन लोगों की WHO का ही परोसा हुआ पॉलिसी है, जिसको कि सभी सरकारें अपने अपने स्टेट्स में, अपने अपने कंट्री में फॉलो करने की कोशिश कर रही है, या इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है। और वंस दोज काइंड ऑफ लॉज आर यू नो आर यू नो हैज बीन इनैक्टेड, तो आप समझ लो कि आप लॉ की तरफ भी नहीं जा सकते, आप कोर्ट की तरफ भी मुंह नहीं कर सकते और बोल सकते कि भाई ये हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है ना। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन में हम और आप जैसे लोग जो इन पॉलिसीज के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, जो एक अत्याचारी पॉलिसीज है, जो कि अथॉरिटेटिव है, मतलब राजतंत्र नहीं है ना भाई, डेमोक्रेसी है ना, प्रजातंत्र है, जहाँ हम लोग चुन के भेजते हैं ताकि वो हमारे फेवर में पॉलिसी बना सके। जब हमारे, यानी कि जनता के फेवर में पॉलिसी नहीं बनेगी, तो आप समझिए कि ये कहीं ना कहीं हमारे और आपके खिलाफ ही काम हो रहा है फिर, ठीक है। तो उसके खिलाफ आपको और हमको आवाज़ उठाना ही पड़ेगा। आज हम नहीं उठाएंगे तो कल हमारे डोर पे आके, हमारे घर के बाहर हमारे साथ जो भी इनको करना है वो करेंगे, है ना। और फिर वो भी लॉफुल होगा, है कि नहीं है। तो इट्स बेटर वी नीड टू रेज वॉइस नाउ, एंड मोर रिगरसली, मोर ईगरली, मोर विद मोर फोर्स, है ना। तो हम लोगों को करना होगा, है कि नहीं है। Coming to why I was not here, like for 2.5 months I was not coming to YouTube. Reason being, again, जैसा कि मैंने बोला कि मैं ट्विटर में ज़्यादा एक्टिव रह रहा था, ज़्यादा टाइम भी नहीं था, तो इसीलिए ट्विटर में ही जितना हम करना था वो ट्विटर में ही हम कर रहे थे, ठीक है। Now why did I come back to YouTube? Because recently, uh,
रिसेंटली जो एक रेजिस्टेंस है पॉलिसीज के खिलाफ, इस तरह के अत्याचारी पॉलिसीज के खिलाफ, ये जो है ये रेजिस्टेंस दो भागों में बट रहा है। साइंस का नाम लेके, विज्ञान का नाम लेके, या वैज्ञानिक तौर पे तथ्यों में जो टकराव है उसका नाम लेके, ये जो हमारा जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस दो भागों में बट रहा है। अब तक हम लोगों का मानना था कि भाई ये जो कोविड पॉलिसीज वगैरह लेके आए हैं ये अवैज्ञानिक है, लॉकडाउन की जो पॉलिसीज है वो अवैज्ञानिक है, पीसीआर टेस्ट का जो प्रोसेस जो फॉलो हो रहा है वो अवैज्ञानिक है, और उसके ऊपर काफ़ी तथ्य हैं, काफ़ी फैक्ट्स भी हैं, काफ़ी रिसर्च भी किया है लोगों ने। डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, जो इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स, इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट्स हैं, उन्होंने भी काफ़ी रिसर्च करके इन सब मामलों को आगे बढ़ाया है और इन सब मामलों को प्रखर रूप से मेन लाइन न्यूज़ मीडिया को बताने की कोशिश की है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके ये बात, है ना। और चूँकि सब कुछ हो जाने के बाद ही सबको सब कुछ पता चलता है कि हुआ क्या एग्ज़ैक्टली, ठीक है? तो वो सिचुएशन ना आ जाए कि सब कुछ हो जाने के बाद लोगों को पता चले, इसीलिए हम लोग पहले से ही धीरे-धीरे लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं कि भाई ये पॉलिसीज़ हम लोगों के लिए नहीं बल्कि हम लोगों के खिलाफ जा रही है, ठीक है? तो ये जो जगाने का काम है, इस जगाने के काम में अब टकराव हो रहा है विज्ञान वर्सेस अंधविश्वास बोल लीजिए, या विज्ञान वर्सेस स्यूडो साइंस जिसको बोलते हैं। आई डोंट नो स्यूडो साइंस है कि क्या है, भगवान जाने। लेकिन मेरा ये मानना है कि हम लोग आज भी, ह्यूमैनिटी जो है, शायद विज्ञान के 1% का 1% हिस्सा भी अभी तक नहीं समझ पाई है। हम लोग 1% भी यदि अचीव कर पाए हैं पूरे साइंस का तो बहुत बड़ी बात है ना। तो हमको लगता है कि हम लोग 1% भी अभी तक अचीव कर पाए हैं, है कि नहीं है। लेकिन यदि उसी 1% के बेसिस पे यदि लोग यदि ये बोलना चाहते हैं कि नहीं ये सही है और ये गलत है और ये सही है ये गलत है, ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है बोलना, है ना। इसीलिए लोग क्या करते हैं, लॉजिकल एजम्पशंस बनाना स्टार्ट कर देते हैं बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। तो अब अभी जो रिसेंट हम लोगों के बीच में जो टकराव जो हो रहा है हमारे इसी रेजिस्टेंस के खिलाफ, ये जो रेजिस्टेंस है, इसी रेजिस्टेंस में दो गुटों का निर्माण हो रहा है। एक गुट जो ये बोलता है कि वायरस एग्जिस्ट करता है, एक गुट जो ये बोलता है कि वायरस एग्जिस्ट नहीं करता है। बहुत सारे तथ्य, बहुत सारे वैज्ञानिक तथ्य जो ये साबित करते हैं कि नहीं वायरस होता है। बहुत सारे तथ्य ये भी साबित करते हैं कि नहीं ये जो आपने साबित किया है कि वायरस होता है, इसमें बहुत जगहों पे कुछ-कुछ असम्पशन्स लिए गए हैं जिसकी वजह से हम श्योर शॉट नहीं कर सकते कि ये वायरस ही है ना। 2018 2000 सॉरी 18वीं सदी 19वीं सदी में वायरस का जो जो मीनिंग होता था वो पॉइजन, जहर के नाम से उसको जाना जाता था, ठीक है। लेकिन वो मीनिंग 20वीं और 21वीं शताब्दी तक आते-आते चेंज होकर एक सूक्ष्म जीवाणु का रूप धारण कर लिया है ना। तो ये जो बदलाव आया है, ये बदलाव इसलिए क्योंकि साइंटिस्ट्स ने कहा, बहुत सारे साइंटिस्ट्स ने कहा कि भाई ये वायरस बोले तो पॉइजन नहीं, वायरस बोले तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि नंगे आंखों से आप नहीं देख सकते, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, आपको इसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है। और वो भी देखने के लिए उसके एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू उसको आइसोलेट किया जाएगा और तभी जाके आप उसको देख सकते हैं, है ना। जहाँ तक नॉन बिलीवर्स का मानना है कि भाई ये जो आप डायरेक्ट जो देखने की जो बात कर रहे हो, ये जो प्रोसीजर के थ्रू जाके उसके बाद उसको आइसोलेट करके जो देखने की बात कर रहे हैं, ये करने की जगह आप डायरेक्ट क्यों नहीं दिखा सकते हमको? आपको इतना विश्वास है कि यदि यही आपके शरीर को नष्ट कर रहा है, आपके शरीर को क्षति पहुँचा रहा है और भारी मात्रा में क्षति पहुँचा रहा है, तो आपको तो ईज़िली दिख जाना चाहिए। तो ये जो लोग हैं वो कुछ कॉमन सेंस की तरफ से आ रहा है, ये साइंटिफिक तरह से आ रहा है, ये बोलते हुए कि नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट माइक्रोस्कोप से, मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हैं। उसको देखने के लिए आपको उसको अलग करना ही पड़ेगा और अलग करने का ये प्रोसीजर हम लोगों ने इतने सालों में डेवलप किया है, ठीक है। इसी के तहत बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मतलब सही में ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। सही में इसको जब लोग वायरस बोल रहे हैं, मतलब एक सूक्ष्म जीवाणु बोल रहे हैं जो कि नंगी आंखों से या नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता है, तो क्या ये जीवाणु नॉर्मल
लोगों में भी पाया जाता है, या क्या ये जीवाणु, जीवाणु यदि इसको कहेंगे तो यह जीवाणु है भी कि नहीं, हू नोस। दिख तो रहा है भाई, माइक्रोस्कोप में आपने करके देख लिया पूरे प्रोसीजर के साथ, उसको पहले आपने, आप उसके प्रोसीजर को आप जानोगे तो थोड़ा सा आपको धक्का लगेगा, आपकी जो मेंटल जो सेंसिबल थॉट्स हैं उसको भी आपको धक्का लगेगा कि ये सोचते हुए कि अच्छा सही बात है भाई, जो नॉन बिलीवर्स हैं उनकी भी बात सही है कि डायरेक्ट यदि आपके पूरे लंग्स को खा रहा है ये जीवाणु, तो आपको डायरेक्ट दिखने में क्या दिक्कत है, इतनी सारी मात्रा में है तो डायरेक्ट दिखने जाना चाहिए भाई, है ना। लेकिन इनका भी कहना है, ये भी वैज्ञानिक तथ्य से ये आते हैं कि भाई ये इतना सूक्ष्म है कि आपको दिखेगा नहीं, लेकिन यदि ये इतना ज्यादा मात्रा में है कि आपके पूरे लंग्स को खा सकता है ना, पूरे लंग्स को नेस्तो नाबूद कर सकता है, तो दिख जाना चाहिए, क्योंकि लंग्स तो इतना बड़ा होता है भाई, होता है ना, इतना बड़ा तो होता ही होगा आई गेस, तो दिख जाना चाहिए। लेकिन नहीं, इनका कहना है कि नहीं, वैसे आपको नहीं दिखेगा वो, आपको देखने के लिए उसको पहले तरह तरह के पॉइजनस एलिमेंट से गुजार के उसमें और भी बहुत सारे चीज़ों को मिला के, मुझे उतना ज्ञान नहीं है, मैं वैज्ञानिक नहीं हूँ, मैंने ना ही उतनी ये सब पढ़ा है, लेकिन मैंने प्रोसीजर देखा है उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि वो काफ़ी इथेनॉल वगैरह मिला के उसको एक मतलब जो भी सलाइवा या जो भी चीज़ लिया गया, सैंपल लेके उस सैंपल में वो लोग पहले मिक्सचर बनाते हैं उसका, तरह तरह के इथेनॉल वगैरह का यूज़ करके, एसिडिक तत्वों का यूज़ करके, रसायनों को मिला के, और उसके बाद फिर वो मंकी किडनी, ये किडनी, वो किडनी मिला के उसके बाद जाके उसको तैयार किया जाता है, सेल कल्चर जिसको बोलते हैं, वो सेल कल्चर तैयार किया जाता है, फिर उसको सेंट्रीफ्यूजेशन करके एकदम तेज स्पीड में घुमा के उस सेल को बेसिकली तोड़ के, उसके बाद जो भी उसके अंदर जो आया छोटे छोटे ऑर्गेनल्स या राइबोसोम, एक्सोसोम और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो होती है उसके अंदर, वो सबको अलग अलग करके घुमा के उसके बाद फिर उसको सेपरेट कर, ये इनका तरीका है, ये इनका प्रोसेस है इसको करने के लिए, जिसका कि खंडन नॉन बिलीवर्स ये बोल के करते हैं कि भाई इतना तुमको करने की जरूरत क्या है, इतना तुमको करने की जरूरत क्या है, जब तुम्हारे पास, जब पूरा का पूरा तुम्हारा लंग्स खा सकता है ये, तुमको इतना ज्यादा मात्रा में तुम्हारे शरीर को क्षति पहुंचा रहा है ना, तो इजीली देखना कितना मुश्किल हो सकता है ना, इजीली देखना यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही दिखता है ये, तो इजीली देखना कितना मुश्किल हो सकता है। आप एक काम कीजिए, एक लंग्स के छोटे से टुकड़े को निकाल लीजिए जहाँ पे वो सड़ गया है, वहां से आप उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख लीजिए, लेकिन इनका कहना है कि उसको अलग करना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं दिखेगा। ठीक है भाई, चलो, लेकिन फिर इनका ये भी सवाल आता है, ये बड़ा ही अजीब सिचुएशन है, इनका ये भी सवाल आता है कि भाई 1892 में तो आपने देख लिया था, 2000 सॉरी 1908 में आपने देख लिया, 1932 में भी आपने देख लिया, 30 में जब आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उसका स्टार्ट हुआ तब आपने उससे भी दिखाना स्टार्ट कर दिया, तो उस समय आप देख पा रहे थे और अभी क्या हो गया कि अभी आप नहीं देख पा रहे हो। तो तरह तरह के मतलब ओपिनियन है, तरह तरह के क्वेश्चन है जिसका कि जवाब दोनों साइड में कुछ ना कुछ assumptions को लेके माना जाता है, लेके किया जा रहा है। जैसे नॉन बिलीवर्स का assumptions ये रहता है कि भाई जो जब तुम सेल को तोड़ रहे हो तो उसमें से जो निकला है ना, तोड़ रहे हो मतलब क्या, उसको किल कर रहे हो, किल करने के लिए क्या कर रहे हो आप, एसिड वैसिड पूरा मिला के उसको एकदम मार दे रहे हो, मारने के बाद उसके बाद जो वो टूट के उसमें जो 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 चीज निकला, राइबोसोम, एक्सोसोम जो भी निकला है ना, वो पार्टिकल हो सकता है जो सेल के अंदर हमेशा से था, है ना। उसको तुम यदि ये बोलते हो, क्या बोलते हैं उसको, यदि तुम उसको वायरस का नाम देते हो, तो एक काम करो भाई, नॉर्मल लोगों के मतलब जो जिनको क्या आपको लग रहा है कि भाई इसको इन्फेक्शन नहीं है, अनइन्फेक्टेड बंदा है, उसको भी लाके तुम ऐसे ही सेल को तोड़ो और फिर जाके देखो तो तुमको उसमें भी नजर आ जाएगा। तो ऐसा क्या होता है कि टैप में भी नजर आया, पानी में भी नजर आया, किसी पशु पक्षी में भी नजर आया, प्लांट में भी नजर आया, पोटैटो में करके देखे तो पोटैटो में भी नजर आया। इसका मतलब क्या कि हर चीज इन्फेक्टेड है, और यदि इन्फेक्टेड है तो क्या कौन सा डिजीज होता होगा पोटैटो को और वाटर को। तो ये बड़ी ही मतलब अजीब सवाल है, सवाल भी अच्छा है, क्यूरियोसिटी है, बहुत ही डेंजरस सवाल है, लेकिन इसका आंसर जो है बहुत ही गोल गोल घुमा घुमा के वैज्ञानिक तथ्य जो है रखते हैं, ये कह के कि वैज्ञानिक लोग ये कह के कहते हैं कि भाई हो सकता है कि भाई जो शेडिंग हो रही है, मतलब वायरस का जो ये सूक्ष्म जीवाणु है वो शेड हो रहा है भाई, वो फैल रहा है,
वो फैल के उसको कोई भी सेल एक्टिव मिला उसमें वो अपना घर बना सकता है ना? चाहे वो पोटैटो के अंदर हो, चाहे वो पानी के अंदर हो, चाहे वो ज़मीन के अंदर हो, कहीं पर भी हो, ठीक है? सही बताऊँ तो मुझे भी इस सवाल का जवाब नहीं पता। लेकिन कमिंग टू मी, व्हाट इज़ माय ओपिनियन, अब ये होता है, नहीं होता है, लेकिन ये एस्टैब्लिश करना तो आज तक किसी भी वैज्ञानिक के लिए संभव नहीं है कि उसी सूक्ष्म जीवाणु ने आपको बीमार बनाया है। जब आप एक सेल को तोड़ के सेंट्रीफ्यूज करके इतने प्रोसीजर के बाद जाके आप किसी एक पर्टिकुलर ये को अलग कर पा रहे हो, है ना? और आप ही लोगों का कहना है कि भाई ये सेल के बाहर इनर्ट हो जाता है, मतलब इनएक्टिव हो जाता है, तो इसका एक सेल से दूसरे सेल में जाना भी बहुत ही मुश्किल होता होगा, नहीं आपको लगता है? जब ये सेल के बाहर निकलने के साथ ही ये इनर्ट हो जाता है, हाँ, वैज्ञानिक तथ्य ये भी कहता है कि सेल के बाहर निकलने के साथ ही ये इनर्ट हो जाता है। तो इनर्ट होने के बाद, इनएक्टिव होने के बाद, मरे हुए हो जाने के बाद, ये कैसे दूसरे सेल को इन्फेक्ट कर सकता है ना? तो बड़ा ही अजीब-अजीब सवाल है इन सब इस थ्योरी को एस्टैब्लिश करने के लिए। लेकिन यहीं पर जो एक बड़े ही मज़ेदार, कल परसों ही मुझे बड़ा ही मज़ेदार एक आदमी मिला। अब वो आदमी देखिए, उस आदमी के बारे में मैं बताता हूँ। एक सेकेंड, एक सेकेंड। ये देखिए, थॉमस मिल्टन रिवर्स। ये थॉमस मिल्टन रिवर्स जो है 1888 1962, आप समझ आएंगे कि भाई 1892 में जब वो पहला जो वायरस आया था तो उसमें भी ये बंदा भी साथ में था, ठीक है? was an American virologist who made significant contributions to the field of virology, particularly in the study of poliomyelitis and other viral diseases. He was instrumental in the development of first effective polio vaccine. अब जैसे ही इस बंदे को वैक्सीन देखते हैं ना, वैसे ही मुझे रॉकफेलर की याद आ जाती है। आपको भी पता है कि रॉकफेलर ने इस एरिया में, इस क्षेत्र में, यूजेनिसिस्ट वाला जो क्षेत्र है, उसके हिसाब से जो पॉपुलेशन कंट्रोल का जो ये है, वो उसने कितने अच्छे तरीके से उसको इतने दिनों तक जिंदा रखा है। और अब जो है उसका लीड हमारे बिल गेट्स भैया ले रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन रॉकफेलर का ही बंदा है ये थॉमस मिल्टन रिवर। उसी के जद्दोजहद के बाद जो है ना, NIH आपको एस्टैब्लिश होता है, WHO एस्टैब्लिश होता है, सेंटर फॉर रिसर्च इन वायरल डिजीज। मतलब पूरा का पूरा जो एस्टेब्लिशमेंट है वायरोलॉजी का, ये हुआ है 1892 के बाद से। हाँ, धीरे धीरे WHO ये वो लंथपंथ करते करते तो रॉकफेलर ने इस चीज को एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत साल लगाया, है ना? अब भाई ऐसे ही तो पैसा नहीं दे रहा होगा ना भाई किसी बंदे को, थॉमस मिल्टन को ऐसे ही तो पैसा दे नहीं रहा होगा। और जहाँ पैसे आ गए वहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। तो इसको स्टैब्लिश यही यहाँ पे फिर मुझे क्या लगने लगता है, जैसे मैं ये देखता हूँ, मुझे ये लगने लगता है कि नहीं यार, हो सकता है कि इन लोगों ने दिमाग लगाया है, ये सोचते हुए, ये बताते हुए कि कैसे एक ऐसी चीज जो हर एक में पाई जाती है, हर एक इंसान में पाई जाती है, उस चीज को कैसे हम इनकैश कर सकते हैं, उस चीज को कैसे हम एस्टैब्लिश्ड थ्योरी बनाकर लोगों के सामने पेश करके, हाँ, लोगों को फियर में डाल सकते हैं और उसके तहत हम अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं, है ना? तो जैसे इसी बीच में मैं कोट करना चाहूँगा कैरी मुलिस को। जब कैरी मुलिस बोलता है कि भाई यदि आप PCR ढंग से यूज़ करो ना, तो आपको कुछ भी मिल सकता है, आप कुछ भी पा सकते हो शरीर के अंदर। तो ये एक वो थ्योरी को सपोर्ट करता है जिस थ्योरी में क्वांटम लेवल पे आप इस बात को मानना पड़ेगा आपको कि क्वांटम लेवल जो है ना, दैट्स अ लिटिल डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर, राइट? क्वांटम लेवल पे हम सभी जो हैं स्टारडस्ट हैं, और ये भी स्टैब्लिश्ड थ्योरी है साइंटिस्ट के द्वारा ही कि भाई ये जब अर्थ बना, स्टार से बना, है ना? और हर एक मटेरियल जो बना धीरे धीरे बना, लेकिन वो भी स्टार डस्ट का ही था। हाँ, स्टार के ही पार्टिकल्स वगैरह जो है वो टूट के कार्बन बने, वो टूट के कुछ भी बना, है ना? कोई भी एलिमेंट्स बना, लोहा बना, वही निकल बना, एल्यूमिनियम बना, जो भी बना, है ना? पानी बना, सब्जी बना,
जो भी बना, जो आप लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स देख रहे हैं पूरे अर्थ पर, है ना, दे आर ऑल समहाउ कनेक्टेड, दे आर ऑल नथिंग बट द नेचर, राइट? एंड व्हेन दे आर ऑल नथिंग बट द नेचर, दे आर ऑल नथिंग बट द नेचर, अल्टीमेटली क्वांटम लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे, इट्स नथिंग बट जस्ट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, राइट? जब उस क्वांटम लेवल पे आप जाने लगोगे, तो आपको नहीं लगता है कि कुछ भी पाया जा सकता है किसी के भी शरीर में, और फिर उस लेवल पे आपको मैचेस दिखेंगे। मैचेस मतलब आपको मेरे अंदर मछली के अवशेष भी मिलेंगे, जेनेटिक अवशेष। आपको डायनासोर के भी शायद जेनेटिक अवशेष मिल जाएं, शायद यू नो ये प्लास्टिक के भी अवशेष मिल जाएं, पता नहीं। मेरे कहने का ये मतलब है कि क्वांटम लेवल पे नॉन लिविंग एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स सारे के सारे सेम हो जाते हैं, नहीं लगता है आपको? तो जहाँ पे मैं ये कैरी मिलिस का जो कोट है, जिसमें उसने बड़े ही गंभीरता के साथ ये कोट मारा था, ये कहते हुए कि भाई पीसीआर तू यूज करेगा तो तेरे को अच्छे से यूज करेगा ना, तो तेरे को कुछ भी मिलेगा, कुछ भी। यू कैन फाइंड एनीथिंग इन योर बॉडी, यू कैन फाइंड HIV, यू कैन फाइंड पोलियो, यू कैन फाइंड एनीथिंग। कहने का ये मेरा ये मतलब है कि जो अवशेष, जो जेनेटिक अवशेष या फिर जेनेटिक प्राइमर जो आप देखना चाहते हो, आपको मछली का भी मिलेगा, आपको लायन का भी मिलेगा, रैट का भी मिलेगा, सबका मिलेगा आपको, है ना? क्यों मिलेगा? क्योंकि ये जो शरीर है आपका और हमारा, ये डेवलप हुआ है मिलियंस ऑफ ईयर्स में, ये अर्थ डेवलप हुआ है बिलियंस ऑफ ईयर्स में, राइट? तो जब आप उस लेवल पर जाके मैचिंग आप खोजना चाहते हो, तो मैच तो मिलेगा भाई, प्राइमर मिलेंगे आपको शायद। बट एनीवेज, थ्योरी है भाई, assumption है, ओपिनियन है। मैं नहीं जानता भाई, लेकिन ये चीज तो मैं मानता हूं कि ये इस्टेब्लिश करना बहुत ही मुश्किल है कि जब एक सेल को तोड़ के, मतलब पूरा प्रोसीजर वगैरह लगा के तोड़ के, उसके बाद जाके आप उसके अंदर, उसके न्यूक्लियस के अंदर से राइबोसोम्स, एक्सोसोम वगैरह वगैरह निकाल के, ऑर्गेनल्स वगैरह निकाल के, उसको पॉइजन करके, उसके बाद जाके आप उसको तोड़ के वो निकालते हो, जो चीज़ आप दिखाना चाहते हो पूरी दुनिया को कि देखो इसी को कहते हैं वायरस। ये थ्योरी मुझे सूट नहीं करती है ना? उसको आप वायरस बोलो, उसको ABC बोलो, उसको XYZ बोलो, उसको कौशल बोलो, उसको राम बोलो, उसको रहीम बोलो, उसको जो बोलना है वो बोलो, ठीक है? लेकिन आप उसको वायरस यानी पॉइजन बोल के आपने ये बोला कि वो डिजीज का कारण है, ये इस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल है। ये इस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे नॉन बिलीवर्स मानते हैं कि भाई यदि तुम्हारा ऐसा है तो तुम बताओ भाई, जब पूरा का पूरा लंग्स खा लेता है, पूरे पूरे शरीर में फैला हुआ है, ताकि तुम, क्योंकि तुम्हारा पूरा डिजीज्ड हो गया हो, तुम मरने के हालत में हो, तो तुम्हारे शरीर के कहीं किसी भी हिस्से में, ब्लड में या जो भी लंग्स का किसी भी हिस्से को, टुकड़े को निकाल के आप दिखा सकते हो। टुकड़े को मतलब इतना, उसको एटॉमिक लेवल तक उसको लेके जाके, उसके बाद जाके देख के हमको बताओ ना कि भाई यहाँ पे वायरस है, विदाउट कंटामिनेटिंग इट। कहने का ये मेरा मतलब है कि विदाउट processing it through poison, through monkey kidney, through bovine kidney, जो भी है उसका सेल वगैरह यूज करके उसको पॉइजन वगैरह डाल के, उसके बाद उसको तोड़ के, उसके बाद फिर ये थोड़ा पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता है। इसको साइंटिफिक आप बोल सकते हैं, लेकिन इसको डाइजेशन नॉर्मल भाषा में, लेमन लैंग्वेज में, ये डाइजेस्ट होने वाली चीजें नहीं है ना? ओपिनियन है अगेन। इसी बट मैंने जितना ये बोला वो मेरा अपना ओपिनियन है कि भाई एवरीथिंग एंड एनीथिंग यू कैन फाइंड। चलो ये वायरस मान भी लेती है, लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच का एक हिस्सा है, इसको मान भी लेते हैं, तो भी ये चीज जो है हमारे आपके हर एक के शरीर में पाया जाता है। ये मेरा मानना ही नहीं, ये मेरा मेरा नहीं, बेसिकली आई एम अगेन कोटिंग कैरी म्यूलिस, क्योंकि कैरी म्यूलिस का कहना है कि भाई तुम पीसीआर यूज करोगे तो तुमको कुछ भी मिलेगा, HIV तक मिलेगा। तो भाई कैरी म्यूलिस तो भाई नोबेल पुरस्कार विजेता जो भी है, महान केमिस्ट है ना, महान बायोलॉजिस्ट, केमिस्ट, जो भी बोलो आप उसको, उसका कोटेशंस लेके मुझे ये लगता है कि हम
ब्रह्मोस्मि, हम लोग ही ब्रह्म हैं, इस पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा भी हैं और हम ही ब्रह्म भी हैं। यदि ये चीज मानते हुए आगे चलते हैं तो एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज कंटेन्ड विद इन एंड आउटसाइड अस। तो वी आर द नेचर एंड वी आर विद इन द नेचर, ठीक है, ये मेरा मानना है। बट एनीवेज, आगे बढ़ते हुए मैंने इसी टॉपिक के ऊपर एक बहुत ही अच्छा बंदा है हमारे यहाँ, एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ। ये बंदा काफी अच्छा रिसर्च किया है इस बंदे ने, एंथनी एंथनी फ्रीडम, राइट, एंथनी फ्रीडम, ग्रेट गाय, फार्मेसी वगैरह को ही बिलोंग करता है, एंड द वे ही हैज एक्सप्लेन्ड, he is coming from a non-believer side. Yes, he and very logically, very meticulously he has pointed out each and every study, before it was done. तो मैं इस फ्राइडे को, दिस फ्राइडे आई एम कमिंग अप विद एंथनी फ्रीडम। मैंने इनसे बात की है भाई इंटरव्यू के लिए, भाई इनका भी जानना है भाई। उधर तो योहान एंड अदर गाइस, they are uh, they are doing their work, right, trying to establish some common ground to come to a consensus, right. uh, यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो भाई एंथनी भाई से भी पूछ लेते हैं, इनको भी बुला के एक बार अच्छे से तोड़ के समझते हैं कि भाई क्या है एग्जैक्टली exactly. समझना जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग जरूरी है ना। हम लोग बहुत सारी चीज़ों को एज्यूम भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को मानते भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग का ये अजम्पशन है ना कि पॉलिटिकल पार्टीज में जितने भी बंदे हैं सारे के सारे गंदे हैं। मानते हैं, क्यों मानते हैं? क्योंकि क्योंकि दिखता है वो, है ना। तो हम लोग कैसे मान लें कि जो भी रिसर्च वगैरह जो किया गया है, जो इंडिपेंडेंट नहीं है ना, जो रॉकफेलर या बिल गेट्स या उसके जो साथी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अंडर में जो ये जितने भी रिसर्च और स्टडीज की गई है उसको भी हम क्यों माने, है ना। अच्छा, ये तो एक बात हुई। दूसरी क्या बात हुई कि भाई जब ये पढ़ाई, जैसे मान लीजिए आज से 30 साल पहले यदि किसी ने बोल दिया होता कि भाई 1556, 30 साल नहीं मतलब 50-60 साल, 100 साल से जब से ये एजुकेशन सिस्टम चालू हुआ है तब से टेक्स्ट वगैरह बदल के सीधे ये लिख दिया जाता था कि 1526 में बाबर ने नहीं बल्कि से शेर शाह ने आक्रमण किया था, तो आप देखने के लिए गए थे क्या? नहीं देखने के लिए गए थे। अब जो वहां से टेक्स्ट बदल के लिख दिया किसी ने, जिसने भी स्टोरी लिख दिया, वो स्टोरी फॉलो होते होते आज यदि कोई पूछेगा तो वो रीढ़ की हड्डी तक पहुंच जाएगा वो बात कि नहीं 1526 में शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया था, है ना, यहाँ पर दिल्ली में। तो अकबर या बाबर की बात ही नहीं आएगी, फिर सीधे शेरशाह सूरी ही आएगा और फिर हम लोग उसको मानने लगेंगे। तो कहने का ये मतलब है कि जब पढ़ाई ही आपको उस तरह से किया जाएगा तो आप उसी को मानोगे जो आपने पढ़ा है, जो आपने सुना है, जो आपने समझा है। उस चीज को नहीं मानोगे जो कि अलग है ना। तो ये जो वायरोलॉजी का जो भी स्टेब्लिशमेंट हुआ है पिछले 100 साल में, 110 साल में, ये एस्टेब्लिशमेंट और ये जो कॉलेजेस हैं, जितने भी कॉलेजेस आप देख रहे हो, ये एस्टेब्लिशमेंट कॉलेजेस, पढ़ाई लिखाई, ये सब तो हमारे रॉकफेलर भैया की देन है। तो वो लोग भी तो उसी दिमाग से धीरे 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 उस नरेशन को पक्का करेंगे ना। ये भी तो हो सकता है कि नहीं है। तो एनीवेज, तो मिलते हैं फिर फ्राइडे को। इट विल बी अ लाइव सेशन, जूम पे सोच रहे हैं करेंगे एंथनी फ्रीडम के साथ। सुनते हैं उनकी भी बात कि भाई व्हाई डज ही थिंक व्हाट ही थिंक्स, है ना। तो दिस गाय एंथनी फ्रीडम, ही डज इन डेप्थ एनालिसिस, बहुत कुछ लिखा भी है उसने, है ना। पहले मिलिट्री वगैरह में, मिलिट्री फार्मेसी मिलिट्री में काम करता था, तो विल मीट विथ हिम, ठीक है, एंड विल सी उसका क्या कहना है, मतलब व्हाट मोर ही कैन गिव अस, ठीक है, व्हाट मोर यू नो points, viewpoints he can give us, not opinion, not assumption, but यदि if he can really quote something which is existing by independent researchers and all, तो उसको भी हम लोग देखेंगे, है ना। तो let's meet on Friday, Friday at 10 o'clock, 10 PM night, ठीक है, चलो बाय, फिर मिलते हैं। And I'll try to bring all the prominent members of resistance as well as people who are, who
carry that knowledge because they are coming from those fields. We'll try to fetch some of them and bring them onto our platform for the interviews. मुझे भी जानना है भाई. I'm also curious to know. ठीक है. चलो, see you guys. Bye.